थर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। तो बेटा, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि किसी बुक में लिखा हुआ है कि जितनी तेजी के साथ प्रेशर चेंज होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, उतनी तेजी के साथ वॉल्यूम चेंज नहीं होता। देखिए बेटा, जो प्रेशर चेंज करते हैं वो हम करते हैं जब हम बाहर से उसके ऊपर लोड डिक्रीज कर देते हैं अचानक। तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो एक्सपेंशन आएगी वो एक्सपेंशन एक अपने रेट से आती है। तो इसलिए प्रेशर को चेंज करना एक्सटर्नल फैक्टर के बस में होता है, वो उसको तेजी से चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि उतनी ही तेजी के साथ वॉल्यूम भी चेंज हो, वॉल्यूम अपने रेट से चेंज होता है। इसलिए इसमें ये फैक्टर आता है कि जितनी तेजी के साथ प्रेशर चेंज होता है उतनी तेजी के साथ वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जिस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर होता है, तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर स्लो ये प्रोसेस होता है, इसलिए जिस रेट से प्रेशर चेंज हो रहा होता है उसी रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है। और दूसरा, बच्चे ने मैसेज किया कि जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो स्टीपर होता है और आइसोथर्मल का जो होता है वो इस तरह से ज्यादा हॉरिजेंटल होता है। तो एरिया अंडर कर्व एडियाबेटिक के अंदर ज्यादा आनी चाहिए और आइसोथर्मल के अंदर कम आनी चाहिए। तो बेटा ऐसा नहीं होता, जो स्टीपर होता है उसका मकसद है सीधा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ये आप समझे ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है और ये एरिया उसके अंडर कर्व है। ये आप समझें कि ये हमारे पास इस तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ है। तो देखें इसके अंदर एरिया अंडर कर्व आप देख लें कम आएगी। जो इस तरह से थोड़ा खड़ा होगा तो उसके अंडर एरिया जो होगी वो कम आएगी। जो इस तरह से होता है उसके अंदर एरिया ज्यादा आती है। जिस तरह से पंजाब के अंदर ये इस तरह से दोनों ग्राफ दिए गए, आइसोथर्मल का इस तरह दिया गया है, एडियाबेटिक का इस तरह दिया है। तो देखिए बेटा, आइसोथर्मल के अंदर एरिया ज्यादा आएगी जबकि एडियाबेटिक के अंदर एरिया कम आएगी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था कि अगर हम कंपैरिजन करें आइसोथर्मल की आइसोबेरिक की, तो कौन से एडियाबेटिक की, तो कौन से प्रोसेस के अंदर वर्क ज्यादा होगा। तो बेटा वर्क कम होगा या ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है इस बात पे कि उस सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस कौन सी हैं। अगर आप आइसोथर्मल के अंदर आप ज्यादा हीट देते हो, ठीक है, तो आइसोथर्मल के अंदर ज्यादा वर्क होगा। अगर आप आइसोबेरिक के अंदर बहुत ज्यादा हीट देते हो जिसका ज्यादा पार्ट वर्क में जाता है तो उसमें ज्यादा वर्क होगा। तो इस तरह से जनरल सेंस में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाकी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर कि अगर दोनों की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम है तो फिर आइसोबेरिक जो होता है उसके अंदर ज्यादा होता है बाकियों के मुकाबले में। जो मैंने आपको ग्राफ भी भेजा था जिसमें आइसोथर्मल का था, एडियाबेटिक का था और आइसोबेरिक का था, तो उसमें आइसोबेरिक के एरिया अंडर कर्व ज्यादा थी तो उसके अंदर वर्क ज्यादा होगा। तो ये कंडीशनल चीजें होती हैं, इसको आप एक ही सेंस में नहीं देख सकते कि आप एक बात रटा लगा के बैठ जाए कि इसके अंदर ज्यादा होगा इसके अंदर कम होगा। तो वो क्वेश्चन की कंडीशन पे देखा जाएगा कि ये किस तरह से होता है। ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा बेटा। दो तीन चीजें जो बच्चों ने पूछी थी मुझे इम्पोर्टेंट लगी तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। जो टॉपिक एंट्री टेस्ट के अंदर अभी जो पीएमसी की टेस्ट थी उसके अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा टिपिकल किस्म के क्वेश्चन आए थे और ज्यादा जो है वो इस टॉपिक के ऊपर जो है वो मार पड़ रही थी। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे थे बच्चों को इन्हीं टॉपिक से। मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन हर एक को मिल रहे थे इस टॉपिक से और थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन थे।
कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनके अंदर लग रहा था कि मिस्टेक्स हैं, उनका कुछ सेंस नहीं बन रहा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सेंस उनका बन रहा था। ठीक है, तो अब देखें बेटा, आज हम जो है वो उसको डिस्कस करते हैं, उन टॉपिक्स को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं जो हमारी प्रीवियस पीएमसी की टेस्ट हुई है। अब इसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन जो नेक्स्ट के प्रीवियस के हिसाब से देखें तो ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंजाब के अंदर और केपी के अंदर इन टॉपिक्स को बहुत हल्का लिया हुआ है, लेकिन सिंध के अंदर इन टॉपिक्स को ज्यादा डिटेल में लिया गया है। तो हम इन टॉपिक्स को ज्यादा डिटेल में लेते हैं क्योंकि प्रीवियस के हिसाब से जिस तरह से क्वेश्चन आए थे, तो इनका पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। देखिए बेटा, देखिए बेटा, अब हम करते हैं बेटा, सबसे पहला टॉपिक हम करते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा, हीट कैपेसिटी, इसको थर्मल कैपेसिटी भी कहा जाता है। इसको हम कहते हैं थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इसको कहा जाता है। अब हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या होती है बेटा? तीन टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक हम करेंगे हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, एक हम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक हम करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। तीनों डिफरेंट चीजें हैं बेटा। ठीक है, तो पहले हम किसको डिस्कस करते हैं बेटा? हीट कैपेसिटी। सपोज करें बेटा एक बॉडी है हमारे पास। ठीक है, सपोज करें एक बॉडी है। ठीक है, ये एक बॉडी है और दूसरी बॉडी, ये बेटा दो बॉडीज है, एक बड़ी बॉडी है और एक छोटी बॉडी है। ठीक है, सपोज करें दोनों बॉडी सेम मटेरियल की है, दोनों सेम मटेरियल की बॉडीज हैं, एक छोटी बॉडी है और दूसरी बड़ी बॉडी है। क्यूब के सेंस में मैं ले लेता हूँ कि क्यूब के सेंस में इनको थोड़ा समझना आसान रहेगा। सपोज करें मैं दो क्यूब्स लेता हूँ, एक क्यूब मैं छोटा लेता हूँ, ठीक है, और एक क्यूब मैं बड़ा लेता हूँ, इस तरह से। ठीक है, सपोज करें ये एक छोटा सा क्यूब है और सॉलिड क्यूब है। सॉलिड क्यूब का मकसद है कि ये भरे हुए फुल जो है वो मटेरियल है उससे भरे हुए। दो क्यूब्स हैं और दोनों क्यूब्स सेम मटेरियल के बने हुए इस तरह से। ठीक है, दोनों क्यूब्स के बारे में आप कहोगे कि दोनों क्यूब्स सेम मटेरियल के होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारे पास दो क्यूब्स हैं। ठीक है, इन दोनों क्यूब्स का मटेरियल सेम है, लेकिन एक की साइज छोटी है और एक की साइज बड़ी है। अब अगर इन दोनों का टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है, जो बड़ा क्यूब है उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जो छोटा क्यूब है उसको कम हीट देनी पड़ेगी। तो जब हम किसी भी बॉडी की टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा हीट उस बॉडी को देनी पड़ेगी जिसकी साइज ज्यादा होगी और जिसके अंदर सब्सटेंस ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक स्टील का छोटा बाल है, एक स्टील का बड़ा बाल है। दोनों का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री बढ़ाना चाहेंगे तो स्टील के छोटे बाल को आपको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी और स्टील के बड़े बाल को आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो किसी भी बॉडी को जिसके अंदर हम न उसका मास ले रहे हैं न हम उसका मोल ले रहे हैं, हम सिर्फ उसकी साइज ले रहे हैं कि जब किसी बॉडी की साइज बड़ी होती है तो उस पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जब किसी भी बॉडी की साइज छोटी होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट देनी पड़ती है। तो अगर हम इस सेंस में देखें कि इस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो उसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। इसकी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं बेटा कि अमाउंट ऑफ हीट
amount of heat required to raise temperature of body up to 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called heat capacity. ठीक है, हीट कैपेसिटी की इसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा, कि जैसे ये देखें कि ये क्यूब है, सपोज करें ये भी जो है वो कॉपर का क्यूब है, ये भी कॉपर का क्यूब है, लेकिन इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको कम देनी पड़ेगी हीट, जबकि इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि वो हीट जो हम किसी भी, ये स्पेसिफिक होती है 14.5 से लेकर 15.5 तक, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसके अंदर 1 डिग्री बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक डिग्री के लिए, ये स्पेसिफिक रेंज होती है, मैं आपको भेज रहा हूँ आज स्पोर्ट्स, उसके अंदर लिखी हुई है। तो स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहते हुए इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें जितनी भी हीट देनी पड़ेगी उसको कहा जाता है हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। अब ये डिपेंड किस पे करेगी बेटा? ये डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे या साइज ऑफ द बॉडी पे। अगर बॉडी की साइज बड़ी है तो उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, अगर बॉडी की साइज छोटी है तो उसको कम हीट देनी पड़ेगी। तो ये हीट कैपेसिटी किसी बॉडी की कम है या किसी बॉडी की ज्यादा होती है, वो डिपेंड करेगी उस बॉडी की साइज पे या अमाउंट ऑफ मटेरियल के उसके अंदर कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। बड़ी बॉडी के अंदर ज्यादा मटेरियल होता है तो उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, छोटी बॉडी के अंदर कम मटेरियल होता है इसलिए इसको कम देनी पड़ेगी। अब अगर इसका फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला हो जाता है कि स्पेसिफिक हीट जो होती है इसको सी से जाहिर करते हैं, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी। ठीक है, कि किसी भी बॉडी का जो स्पेसिफिक हीट होती है उसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा टी, और इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन, इसका यूनिट होता है। अब ये डिपेंड किस पे करती है? ठीक है बेटा, ये डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड्स अपॉन बेटा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अब नेचर ऑफ मटेरियल का मकसद क्या है बेटा? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत देर से गर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर को और एक लोहे के पीस को बाहर धूप में रख दें इको टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए पानी को भी हमने बाहर रखा, आधे घंटे के लिए आयरन को भी हमने बाहर रखा, तो हम देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर आयरन का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू द वाटर, क्योंकि वाटर जो होता है वो अपने अंदर ज्यादा हीट को जज्ब कर लेता है। तो ऐसी बॉडीज जो अपने अंदर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं या अपने अंदर हीट को हजम करने की सलाहियत रखती हैं, उनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा मानी जाती है। ऐसे मटेरियल्स जो देर से गर्म होते हैं उनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा मानी जाती है। जैसे वाटर होता है, इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और बहुत देर से जाके इसका टेम्परेचर बढ़ता है। इंसुलेटर्स के अंदर भी ऐसे होता है, लकड़ी होती है या मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो इंसुलेटर की होती है, उनकी भी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। जबकि जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे आयरन या मुख्तलिफ चीजें होती हैं वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो ऐसी बॉडी जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट अपने अंदर जज्ब कर लेगी,
और उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ऐसी बॉडी की हीट कैपेसिटी को ज्यादा माना जाता है। और ऐसी बॉडी जिसके अंदर हीट को अपने अंदर जज्ब करके रखने का कम कैपेसिटी होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो कंडक्टेंस की जो मोस्टली होती है वो हीट कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाती, थोड़ी हीट देने से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जो बहुत कुछ होने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ी सी बात पे भड़क उठते हैं। तो आप इसको भी इसी सेंस में देखें कि जिनकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट वगैरह नहीं होती। लेकिन जिन लोगों के अंदर हजम करने की सलाहियत कम होती है वो ज्यादा जो जल्दी अपने जो इमोशंस शो कर देते हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ बॉडीज के अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। जिसके अंदर ज्यादा कैपेसिटी होती है उसका टेम्परेचर देर से बढ़ता है, और जिसके अंदर कम कैपेसिटी होती है वो जल्दी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। कंडक्टर्स के अंदर कम होती है इसलिए उनका टेम्परेचर, आयरन वगैरह ये जल्दी गर्म हो जाते हैं, जबकि वाटर है या मुख्तलिफ इंसुलेटर्स हैं वो देर से गर्म होते हैं, तो उनके अंदर कैपेसिटी कम होती है। तो वो किस में आ जाता है, नेचर ऑफ मटेरियल में, के मटेरियल कितना होता है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल कि कितनी अमाउंट है, ठीक है। या साइज ऑफ द बॉडी भी आप कह सकते हैं। साइज ऑफ बॉडी के सेंस में भी आप देख सकते हैं, बड़ी बॉडी होगी ज्यादा देनी पड़ेगी, छोटी बॉडी होगी उसको कम देनी होगी। तो ये हो गई हमारे पास हीट कैपेसिटी बेटा। इसके बाद है हमारे पास बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहा जाता है, देखें बेटा, जब हम टर्म स्पेसिफिक लेते हैं तो स्पेसिफिक का मकसद है जिसके अंदर उस चीज की क्वांटिटी को फिक्स कर दे। इसके अंदर हमने क्वांटिटी को फिक्स नहीं किया। इसके अंदर कोई भी बॉडी एक्स वाई जेड है, कोई भी बॉडी है वो छोटी है या बड़ी है, ठीक है। अब ये वर्ड स्पेसिफिक आ गया है। स्पेसिफिक का मकसद क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक का मकसद ये होता है कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर मास को स्पेसिफाई कर दे कि भाई इसका मास 1 किलोग्राम ही लेना है। तो जब हम किसी भी चीज का मास फिक्स करके उसके टेम्परेचर की बात करें तो वो हो जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल मैं इसके दो तीन जो है वो क्यूब बनाता हूं। सपोज करें ये हमारे पास एक आयरन का क्यूब है, ठीक है। और ये आयरन है, सपोज करें कि ये हमारे पास आयरन है और इसका मास 1 किलोग्राम है, ठीक है बेटा। सपोज करें दूसरा क्यूब हम लेते हैं। ये सपोज करें हम एक कॉपर का क्यूब लेते हैं, ठीक है। कॉपर का क्यूब हम लेते हैं, सपोज करें ये हमारे पास कॉपर है और इसका मास भी कितना है, 1 किलोग्राम है, ठीक है। अब सपोज करें कि हम जो है वो यहाँ पे वाटर है, वाटर को हम किसी बर्तन के अंदर रखते हैं। और वाटर जो होता है, सपोज करें ये वाटर है हमारे पास, और वाटर का भी कितना लेते हैं हम, सपोज करें वाटर का भी हम लेते हैं, ये हमारे पास बेटा वाटर है और वाटर का भी कितना है, 1 किलोग्राम मास है। इसमें हम मास फिक्स कर देते हैं बेटा, ठीक है। अगर आयरन है तो आयरन का 1 किलोग्राम, कॉपर है तो कॉपर का 1 किलोग्राम, वाटर है तो वाटर का 1 किलोग्राम। अब अगर किसी भी चीज का 1 किलोग्राम लेके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाइए, वही सेम रेंज 14.5 समथिंग वाली रेंज जो मैं आपको भेजता हूँ, आपको पता भी होगा कि जो कोई भी मटेरियल है उसका स्पेसिफिक जो है वो 1 किलोग्राम लेके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं, ठीक है।
तो ऐसी जो टेम्परेचर जो होता है, ऐसी जो हीट होती है, जो किसी भी चीज के 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, उसको हम कहेंगे कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। इसके अंदर मास फिक्स होता है, जबकि इसके अंदर मास जो होता है वो फिक्स नहीं होता। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise temperature of 1 kilogram of substance up to 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, क्योंकि चेंज इन सेल्सियस और चेंज इन केल्विन क्या होती है? इक्वल होती है। इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, जिसके अंदर मास क्या होता है? फिक्स होता है। कि किसी भी, जैसे वाटर होती है, उसकी होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैं वाटर की कर लेता हूं, कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, ये होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। बेटा मैं ये रेंडम लिखिए, ये 41 पॉइंट समथिंग इस तरह से होती है, मैंने इसको राउंड किया है तो 4200 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर का 1 किलोग्राम आप लोगे और उसका टेम्परेचर 14.5 से लेकर 15.5 तक बढ़ाओगे, तो उसके लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? उसके लिए आपको 4200 जूल हीट देनी पड़ेगी। तो मीन्स ये जो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इसको कितनी हीट देनी पड़ती है? 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। कि 1 किलोग्राम के लिए ये होती है। ऐसा नहीं कि 2 किलोग्राम होंगे तो इससे डबल होगी, हाफ किलोग्राम होगा तो इससे आधी इस्तेमाल होगी। लेकिन जो ये हम लेते हैं डेटा, ये जूल पर किलोग्राम पर केल्विन के लिए लेते हैं, कि अगर 1 किलोग्राम हम लेंगे तो 1 किलोग्राम के लिए हमें ये जो है वो हीट चाहिए, तब जाके वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा बेटा। ठीक है, अब अगर इसका फार्मूला लिखें बेटा, तो इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान एम डेल्टा टी। इस तरह से हो जाता है, या इसके अंदर जो हीट सप्लाइड होती है ये हो जाती है इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। दोनों फार्मूलाज आप लिख सकते हैं, इसके अंदर भी आप ये फार्मूला लिख सकते हैं कि हीट सप्लाइड जो होती है वो होती है इज इक्वल टू सी डेल्टा टी के। ठीक है, अब इसका यूनिट अगर हम देखें बेटा, इसका अगर हम यूनिट देंगे तो ये हो जाएगा जूल, ठीक है, पर किलोग्राम पर केल्विन। ये इसका यूनिट होता है कि किसी भी चीज का 1 किलोग्राम लेके अगर उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें जो देनी पड़ेगी हीट, उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। अब बेटा ये सिंपल सी बात है कि ये डिपेंड किस पे करेगी। अब देखें बेटा, इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर होगी बेटा? डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन के ये किस पे डिपेंड करेगी बेटा? बेटा इसके अंदर देखें, इसके अंदर दो फैक्टर है, कि एक नेचर ऑफ मटेरियल होती है, सब्सटेंस होती है, और आप इसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंस कह लें आप इसके अंदर। तो ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। अगर आप वाटर का 1 किलोग्राम लोगे तो उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इंसुलेटर का 1 किलोग्राम लोगे तो उसको ज्यादा देनी पड़ेगी, जबकि अगर कंडक्टर का आप लोगे
तो उसको कम देनी पड़ेगी। तो ये भी डिपेंड किस पे करती है, ये भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, और ये डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, क्योंकि ये जो डेटा होती है ये 1 किलोग्राम के हिसाब से हम लेते हैं। तो कोई भी है, वाटर कितना भी है, लेकिन उसके 1 किलोग्राम के लिए हमें जो देनी पड़ेगी वो हमेशा हमें देनी पड़ेगी 4200 जूल। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करेगी, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। तो इसके बारे में हम कहेंगे बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। ठीक है, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो होती है वो कम होती है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी ज्यादा होती है बेटा। अब आ जाते हैं इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है बेटा। रिलेशन इन दोनों के दरमियान हम बनाते हैं रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कैपिटल सी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी। इनके दरमियान क्या रिलेशन होता है बेटा, देखें इनके दरमियान रिलेशन ये होता है बेटा, देखें अगर हम करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है बेटा इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, सॉरी हीट कैपेसिटी होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा, ये हो जाता है इस तरह से। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये होती है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी बेटा। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा कि स्मॉल सी इज इक्वल टू 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा C अपॉन m बेटा। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, हीट कैपेसिटी अपॉन m, ये आ जाएगा इसका रिलेशन बेटा। स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट को जाहिर करता है, कैपिटल सी किसको जाहिर करता है, कैपिटल सी जाहिर करता है बेटा जो है वो हीट कैपेसिटी को। और आप ये भी कर सकते हैं इसके अंदर कि कैपिटल सी इज इक्वल टू एम इंटू सी। ठीक है, इस तरह से जो है वो आप इसको कर सकते हैं कि ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों रिलेशन आ जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारे पास बेटा दो चीजें, एक हुई हमारे पास हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, और दूसरी कौन सी हुई हमारे पास बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हुई। अब इसके ऊपर एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो पहले हम इसको पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन भी भेजूंगा जो टेस्ट के अंदर आए। थोड़ा सब्र करें, आप लोगों के अंदर सब्र बहुत कम है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें होंगी। अब एक टॉपिक होता नहीं है, आप पेपर दे सर ये करें वो करें हम क्या करें, वो आपके रोना पीटना शुरू हो जाता है। टाइम लगता है हर चीज के अंदर बेटा, कुछ अपनी तरफ से भी करना पड़ता है, कुछ जितनी आप सेल्फ स्टडी आपकी स्ट्रांग होगी उतना आपको फायदा होगा। बहरहाल ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना इंगेज करते हो स्टडी के अंदर, कितना जो है वो स्ट्रगल करते हो। बेटा सपोज करें मैं ये कहूं कि हीट कैपेसिटी ऑफ 10 किलोग्राम of substance is 10 into 10 power 5 जूल पर केल्विन। ठीक है बेटा, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी बेटा मैं लिखी नहीं मैंने, हीट कैपेसिटी ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 10 into 10 power 5 जूल पर केल्विन। व्हाट इज specific heat capacity of
सब्सटेंस, ठीक है। अब इसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको बतानी है बेटा। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हीट कैपेसिटी अपॉन मास। आपको पता है ये सी फाइंड करनी है और सी कितनी होती है 10⁶ जूल पर केल्विन बेटा, ठीक है। जूल पर केल्विन होती है कि इसकी हीट कैपेसिटी है 10⁶ जूल पर केल्विन। और इसका मास कितना है बेटा, मास है 10 किलोग्राम। तो आप सिंपली कर सकते हैं कि C इज इक्वल टू 10⁶ अपॉन 10 इज इक्वल टू 10⁵ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर एक चीज दी गई होती है और दूसरी चीज आपको फाइंड करनी होती है, तो ऐसे जो होते हैं वो इन छोटे से रिलेशंस पे आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए बेटा इसके बाद सिंध के अंदर एक छोटी सी चीज दी गई है, ठीक है, और उसके अंदर एक फार्मूला भी दिया हुआ है, तो उसको डिस्कस करते हैं बेटा। डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा डिटर्मिनेशन के अगर किसी भी चीज की हीट कैपेसिटी को हमें फाइंड करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मेटल दिया जाए और एक पीस ऑफ द मेटल दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इसकी स्पेसिफिक हीट बताएं, तो आप उसको किस तरह से डिटरमाइन करोगे। जैसे हमने कहा ना वाटर की होती है 4200 जूल पर केल्विन पर जो है वो किलोग्राम पर केल्विन, तो वो कैसे पता लगी। जैसे आयरन है, आपके बुक के अंदर लिखी हुई है कि आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी है और कॉपर की इतनी है। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी जब आपको फाइंड करनी होती है तो पता कैसे लगता है कि ये इतनी है। तो इसको पता लगाने का एक मेथड दिया हुआ है आपके एसटीबी के अंदर, तो वो मेथड भी आपको मैं बता देता हूं क्योंकि उसी के ऊपर जो है वो आगे जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस होते हैं। तो किसी भी चीज का फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेटल का पीस है, जैसे मैं आपको दे दूं कि ये एक क्यूब है मेरे पास, ठीक है, और ये क्यूब है। सपोज करें मैं कहूं कि ये क्यूब मेटल का है। आप बताएं मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। कि इसका मास आप ले लें कि इसका मास 1 किलोग्राम होता है। आप बताएं इस मेटल की कौन सी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कि इस मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो आपके बुक में इसके अंदर जो दिया गया है वो मेथड जो दिया गया है उसको कहा गया है मेथड ऑफ मिक्सचर्स। मेथड ऑफ मिक्सचर्स is used to find heat capacity of metals। मेटल्स की हीट कैपेसिटी को मेथड ऑफ मिक्सचर से जो है वो किया जाता है। मेथड ऑफ मिक्सचर होता क्या है, इसके लिए आपके पास जो डिवाइस होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ठीक है, या जो डिवाइस होना चाहिए जिसके अंदर आप इसको फाइंड करो, ठीक है, वो डिवाइस जो होता है वो होता है कैलोरीमीटर, ठीक है। ये कैलोरीमीटर होता है। और ये कैलोरीमीटर क्या होता है बेटा, ये एक छोटा सा कॉपर का, ये कॉपर का इस तरह से बेटा कॉपर का सिलेंडर टाइप एक जो है वो छोटा सा इस तरह से होता है और ये इसका ढक्कन होता है, ठीक है। ये कॉपर का एक सिलेंडर होता है और ये कॉपर का होता है बेटा। ये आप कह सकते हैं कि ये कॉपर का एक डब्बा होता है। जिस तरह से हम घर के अंदर
चाय पीने के लिए एक कप इस्तेमाल करते हैं बड़ा, जिसको मग्गा कहते हैं, या जो पानी पीने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं घरों के अंदर। आजकल तो ढक्कन वाले भी कप आ गए जिसके अंदर आप कोई चीज रख के ऊपर से ढक्कन दे देते हो। ये इसी तरह का छोटा सा इतना जो है वो एक गिलास की तरह से, इस तरह से कप की तरह से एक छोटा सा डिवाइस होता है कॉपर का, जिसको कहा जाता है कैलोरी मीटर, इसको कहा जाता है। और इसके अंदर जो मेथड इस्तेमाल होता है, इसके अंदर जो मेथड इस्तेमाल होता है, ये मेथड तो आपको पता है कि मेथड मैंने लिख दिया है बेटा, मेथड ऑफ मिक्सचर्स जो होता है। और इसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है बेटा, इसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल कौन सा इस्तेमाल होता है बेटा? इसके अंदर प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ठीक है, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ये होता है बेटा लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इस्तेमाल होता है। अब इसको कैसे करते हैं बेटा? ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं या इन चीजों का मतलब क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के अंदर बताता हूं कि इसको हम किस तरह से करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको हम देखते हैं बेटा इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं बेटा, ठीक है, इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज करें बेटा हमारे पास एक मेटल पीस है बेटा, ठीक है, ये एक मेटल पीस है बेटा, ये हमारे पास मेटल पीस है बेटा, ये एक मेटल का पीस है बेटा। ठीक है, ये आप क्यूब ले लें, सपोज करें ये एक मेटल का क्यूब है बेटा, ये क्यूब हुआ। और इसका आपको देखना है कि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है। ये एक मेटल क्यूब है, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक हीट आपको पता करनी है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है। ये एक मेटल का मैंने पीस लिया है। मैं क्या करूंगा इसके लिए, सबसे पहले बेटा मैं क्या लूंगा, मेथड ऑफ मिक्सचर यूज करूंगा। और मैं कौन सा लूंगा, कैलोरी मीटर लूंगा। सपोज करें बेटा ये कैलोरी मीटर है, ठीक है, ये कैलोरी मीटर है। ये आप समझे कि कॉपर का कैलोरी मीटर, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूं, कॉपर कैलोरी मीटर है बेटा, ये कॉपर का कैलोरी मीटर है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, इस कॉपर के कैलोरी मीटर के अंदर हम इस तरह से वाटर डालते हैं बेटा। ठीक है, ये आप सपोज करें कि कॉपर का जो कैलोरी मीटर है बेटा, इसके अंदर ये हमने जो है वो वाटर डाल दिया है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास मैंने कॉपर के कैलोरी मीटर के अंदर बेटा इस तरह से जो है वो वाटर डाल दिया है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि कॉपर के कैलोरी मीटर के अंदर मैंने इस तरह से इसको पानी भर दिया है बेटा। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीजें जरूरी होती है बेटा, इसकी वाल को मैं थोड़ा थिक बना लेता हूं ताकि हमें थोड़ा समझना देखना थोड़ा आसान रहे बेटा। ये हमारे पास बेटा कैलोरी मीटर हुआ, ठीक है, और कैलोरी मीटर को बेटा मैंने थिक बना दिया है। अब ये जो क्या किया जाता है, देखिए कैलोरी मीटर लिया जाता है, कैलोरी मीटर के अंदर
क्या किया जाता है, इसको अंदर डाला जाता है। ये जो क्यूब जिसका देखना होता है इसको अंदर डाला जाता है। ठीक है, आप क्या करोगे बेटा कि ये जो क्यूब है इसको आप इसके अंदर डालते हो, और ये इस तरह से आप समझे, आपने क्यूब जो है ये इसके अंदर डाल दिया। इस तरह से क्यूब आ गया कैलोरी मीटर के अंदर। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, क्यूब को डाल दिया पानी के अंदर। इसको कहा जाता है मेथड ऑफ मिक्सचर के। क्यूब को हमने किसके साथ मिक्स कर दिया, क्यूब को हमने मिक्स कर दिया वाटर के साथ। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए बेटा, इसके अंदर मास एंड इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर वाटर एंड मेटल मस्ट बी नोन। ठीक है बेटा, इन तीनों का इनिशियल, कि ये अगर कैलोरी मीटर है बेटा, सॉरी मेटल है, तो इस मेटल का मास कितना है वो आपको मेयर करके रखना है। ऐसा नहीं आपको मास पता ही नहीं आपने डाल दिया, ऐसे नहीं, मास मेयर करके रखना है कि मास ऑफ द मेटल और मास, और दूसरा कौन सा, कैलोरी मीटर का मास भी आपको पता होना चाहिए। कैलोरी मीटर का मास भी पता होना चाहिए कि कैलोरी मीटर का मास कितना है। और इसके अंदर आपने वाटर डाला है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वाटर कितना है। तीनों का मास नोन होना जरूरी है, अदरवाइज आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसके बाद आपको टेम्परेचर का भी पता होना चाहिए कि तीनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है। बेटा पानी को भरा जाता है कैलोरीमीटर में, और आपको पता है कि जब दो चीजें आपस में थर्मल कांटेक्ट में होती है, पानी को जब कैलोरीमीटर के अंदर भरा जाता है तो पानी और कैलोरीमीटर थर्मल कांटेक्ट में होते हैं, और दोनों का टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है, जबकि मेटल को हम गर्म करते हैं, मेटल का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, इनिशियल टेम्परेचर मेटल का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द कैलोरीमीटर और वाटर। तो आप कह सकते हैं कि कैलोरीमीटर और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर सेम होता है, जबकि जो मेटल होता है उसका टेम्परेचर ग्रेटर देन होता है इन दोनों से। तो आप कहोगे कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर एंड वाटर इज सेम, बट टेम्परेचर ऑफ metal piece is greater, metal piece is higher। ठीक है, मेटल पीस का जो टेम्परेचर होता है वो उन दोनों से ज्यादा होता है बेटा। ठीक है, अब जब हम डालते हैं इसको बेटा, जब इसका टेम्परेचर ज्यादा है बेटा, और इनका टेम्परेचर कैलोरीमीटर और वाटर का टेम्परेचर कम होता है, जैसे कोई चीज गर्म करके हमने पानी के अंदर डाल दी, तो आपको पता है जो चीज गर्म होती है वो हीट लूज करती है, और जो चीज ठंडी होती है वो गेन करती है। जैसे कोई भी चीज गर्म करके हम पानी के अंदर डाल दें, एक ठंडा पानी है उसके अंदर गर्म पानी डाल दें, तो आप देखते हो ठंडा पानी गर्म हो जाता है, गर्म पानी ठंडा हो जाता है, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो जो चीज गर्म होती है वो हीट लूज करती है, क्योंकि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर टिल दोनों का थर्मल इक्विलिब्रियम हो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मकसद होता है ऐसी कंडीशन जिसके अंदर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का सेम होना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर इंटरनल नहीं,
इंटरनल एनर्जी का सेम होना जरूरी नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का सेम होना जरूरी है, और ये नेचर का रूल है कि जब दो तीन चीजें थर्मल कांटेक्ट में आएंगी तो उनका हीट फ्लो करेगी और आखिरकार उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी चीज गर्म करके आप रूम के अंदर रखते हो, थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है और उतना ही हो जाता है जितना रूम टेम्परेचर होता है। जैसे केपीके के अंदर है कि जिंदा इंसान का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इंसान मर जाता है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो बेटा वो जिस रूम के अंदर होगा, जिस जगह पे होगा, जो उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वही इंसान का टेम्परेचर बन जाएगा। क्योंकि जब इंसान जिंदा होता है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म वगैरह प्रोसेसेस होते हैं, वहां से हीट आ रही होती है जो टेम्परेचर 37 पे मेंटेन होता है। मरने के बाद प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं, फिर हम क्या आ जाते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो होता है वो थर्मल कांटेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ होने की वजह से हम उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाते हैं। तो उसी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बॉडी का होगा जो उसका बॉडी का होगा, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा। तो ये टेंडेंसी होती है बेटा कि यहाँ पे क्या होता है कि ये गर्म है तो ये हीट लूज करेगी, और कौन गेन करेगा? वाटर और कैलोरीमीटर गेन करेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये जो होता है इसको कहा जाता है हीट लास्ट इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस कौन करेगा? मेटल पीस। हीट गेन कौन करेगा? कैलोरीमीटर और वाटर। जिसका टेम्परेचर कम होगा वो हीट गेन करेंगे, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हीट क्या करेंगे? लूज करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से करोगे कि मेटल पीस loses energy whereas calorimeter and water एनर्जी गेन करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके लिए आप ये कह सकते हो कि हीट लॉस्ट बाय मेटल पीस इज इक्वल टू हीट gained by water and कैलोरीमीटर। वाटर और कैलोरीमीटर जो होते हैं वो हीट गेन करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आखिरी बात बेटा इसकी ये होती है कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, कैलोरीमीटर एंड मेटल पीस becomes same due to thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से तीनों का फाइनल टेम्परेचर सेम होगा। हीट लूज कौन करेगा? मेटल। हीट गेन कौन करेगा? कैलोरीमीटर और वाटर गेन करेंगे, और थोड़ी देर के अंदर इनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जैसे बुखार हम जब देखते हैं तो थर्मामीटर के बारे में कहा जाता है कि थर्मामीटर को 2 मिनट बॉडी के साथ टच होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? इसलिए कि थर्मामीटर का टेम्परेचर कम होता है जब आप बॉडी के साथ टच करते हो, तो बॉडी का बुखार होता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और बॉडी की हीट फ्लो करती है उसकी जो है वो थर्मामीटर की तरफ, और उसके अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन आती है। जो है वो उसके अंदर जो पड़ा होता है बेटा, जो अल्कोहल होता है या मरकरी होता है, उसके अंदर एक्सपेंशन आती है। तो 2 मिनट जरूरी होते हैं क्योंकि हीट यहाँ से कंडक्ट करती है, और कंडक्शन जो होती है वो हीट ट्रांसफर का जो है वो सबसे स्लो प्रोसेस होता है। हीट कंडक्शन के 3 प्रोसेसेस होते हैं, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, कंडक्शन है। रेडिएशन बहुत फास्ट एनर्जी ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन में भी एज कंपेयर टू द कंडक्शन ज्यादा फास्ट हीट ट्रांसफर होती है, सबसे स्लो हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन।
किसी बच्चे ने, ये बात मैंने पहले भी कही, किसी बच्चे ने कहा फिर कंडक्टर के अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। बेटा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की अलग है, हीट की अलग है, आप इसको डिफरेंशिएट करें। आप सेम वर्ड सुन के उसको सब के सब लाज आप एक जगह पे तो इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं कह रहा हूं कंडक्शन ऑफ हीट, आप कह रहे हो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडक्शन ऑफ हीट के रूल आप कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं लगाओगे। कंडक्शन एक प्रोसेस का नाम है, उसमें हीट भी कंडक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन भी कर सकते। तो इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करें चीजों को। इस तरह से ओवरलैप क्यों कर रहे हो कि कंडक्शन वर्ड सुना तो वही रूल हीट के लिए भी लगेगा, वही रूल इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी लगेगा। कोई भी कंडक्शन आया तो बस वही रूल, जैसे वर्क वाला कि वर्क डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स जो होता है वो, और ग्रेविटी वाला वही रूल लेके बैठे हो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर के थर्मोडायनेमिक्स में क्यों नहीं। तो भाई वो पाथ का बताया कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पाथ का मकसद यही है, फिर आप उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हो कि सातवें चैप्टर में। तो ये बेटा सातवें चैप्टर में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, इसमें वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स का सेम रूल। तो आप ये न्यूटन का लॉ जो है वो के फिजिकल टू G m1 m2 अपन आर स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली फोर्स के ऊपर तो लगाओ वाला, कि वहां पे दो चार्जेस के दरमियान फोर्स G m1 m2 अपन आर स्क्वायर करोगे, फ्रिक्शन के लिए करोगे। तो बेटा हर चीज की अपनी नेचर होती है, हर चीज को आप एक ही सेंस में नहीं देख सकते। फिजिक्स है बेटा, ये आपके सेंस में नहीं चलेगी। हर चीज को एक पर्टिकुलर जो जो चीज जहां पे उसी सेंस में आपने देखना होता है। तो कंडक्शन ऑफ हीट में कह रहा हूं कि हीट के तीन प्रोसेसेस हैं जिसमें हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन के थ्रू होती है, कन्वेक्शन के थ्रू होती है, रेडिएशन के थ्रू होती है। और सबसे स्लो जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन में होती है। इसलिए जब हम थर्मामीटर मुंह में रखते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर हीट फ्लो करती है थर्मामीटर में। जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो कम से कम 2 मिनट चाहिए होते हैं ताकि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए बेटा। तो यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे बेटा तो इसमें से हीट लूज होगी। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि ये हीट लूज करेगा, इसमें से हीट लूज होगी, और गेन कौन करेगा, कैलोरीमीटर और वाटर जो होंगे ये हीट गेन करेंगे बेटा। और इसको इसके अंदर रखने के बाद बेटा इसका ये ढक्कन बंद कर दिया जाता है ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर हीट लीक न हो बेटा। एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को लीक होने से बचाने के लिए ये अरेंजमेंट की जाती है। अब इसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं बेटा। इसका फार्मूला क्या बनता है बेटा, कैलकुलेशन का फार्मूला क्या बनता है बेटा, कि अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें तो इसका फार्मूला क्या बनेगा बेटा। ठीक है बेटा, तो आप क्या कहोगे, हीट लॉस्ट बाय मेटल पीस, हीट लॉस्ट बाय मेटल पीस, ठीक है, इज इक्वल टू हीट gained by कैलोरीमीटर एंड वाटर। ठीक है, तो हीट लॉस्ट बाय मेटल बेटा, डेल्टा क्यू मेटल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू गेंट वाटर प्लस डेल्टा क्यू कैलोरीमीटर। ठीक है बेटा, अब ये जो होती है ये हीट किस में चली जाती है, जो मेटल लूज करता है उसकी हीट कम हो जाती है, जो गेन करते हैं उसकी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो डेल्टा क्यू हो जाएगा एम मास ऑफ द मेटल, क्योंकि हमने अभी स्पेसिफिक हीट के अंदर फार्मूला पढ़ा है बेटा कि जो हीट हम देते हैं या जो हम हीट लेते हैं वो किसके बराबर होती है बेटा, एम सी, स्पेसिफिक हीट है एम सी डेल्टा टी के बराबर होती है बेटा। ठीक है, तो देखें हीट लॉस्ट बाय मेटल, मास ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, डेल्टा टी ऑफ द मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर, specific heat of the water, delta T of the water plus mass of the calorimeter, specific heat of the calorimeter,
और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर, ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा। इस इक्वेशन को आप इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो है वो इसके हीट कैपेसिटीज के इसके अंदर। अब देखिए बेटा, डेल्टा टी ऑफ मेटल इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल माइनस फाइनल टेम्परेचर ऑफ मेटल। क्यों बेटा? इसलिए कि मेटल का इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होता है फाइनल टेम्परेचर के, क्योंकि वो हीट लूज करेगा तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए मेटल का टेम्परेचर चेंज इस तरह से करेंगे। और डेल्टा टी ऑफ वाटर बेटा, ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्यों इस तरह से करते हैं? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर वाटर का बढ़ता है, वो हीट गेन करता है, इसलिए हम करते हैं कि इसका जो होता है वो ज्यादा होता है। तो हमेशा बड़े से छोटे को हम यहाँ पे माइनस करते ताकि निगेटिव साइन से हम बच सके। और डेल्टा टी ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर ग्रेटर देन होता है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर देखें, मैंने आपको कहा था मास ऑफ मेटल आपको पता होगा, टेम्परेचर्स आपको पता होंगे, चेंज निकल आएगी, इनिशियल और फाइनल आप मेयर कर लोगे। थर्मामीटर लगा होता है, मास ऑफ द वाटर पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पता होती है, डेल्टा टी ऑफ द वाटर। और ये कॉपर का कैलोरीमीटर होता है, तो इसकी स्पेसिफिक हीट भी हमें पता है। तो आप किसी भी अननोन मेटल की स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का फार्मूला आप इसको इससे यहां से निकाल सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करके आप जो है वो ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे मोलर हीट के टेस्टिंग।